कविता बस कर बेटी, बहुत देर हो गई, जा जाकर थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ माँ, बस थोड़ी देर और, ये वाला पार्ट पूरा होने वाला है। अच्छा जल्दी कर, खाना बन गया और तेरे पापा भी आते होंगे। हाँ माँ। अच्छा माँ, एक बात पूछूं? हाँ बोलना। आपने किस क्लास तक पढ़ाई की है? मैं गांव में 5वीं तक का स्कूल था, तो बस 5वीं ही पढ़ी, उसके बाद पढ़ी नहीं पाई। फिर घर के काम और बाकी जिम्मेदारियां संभाली, और फिर जब बड़ी हो गई तो शादी हो गई तेरे पापा से। उसके बाद से तो ये रसोई ही मेरा स्कूल और यही मेरा कॉलेज। माँ पर मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ तो पढ़ना, किसने मना किया है? सिर्फ 12वीं तक नहीं, उसके आगे भी पढ़ना चाहती हूँ माँ। है पर ये कैसे होगा? हमारे गांव में तो स्कूल 12वीं तक ही है ना। अरे 12वीं कर ले, बहुत है। लता की बेटी कविता उसकी बात का जवाब दे पाती उससे पहले ही कविता के पापा दिनकर आ गए। और फिर और क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं पापा, वो मैं और माँ ऐसी ही बातें कर रहे थे। अच्छा, लाओ खाना ले आओ, अब बहुत भूख लगी है। कविता पापा के लिए रोटी लगा दे बेटा। हाँ माँ, अभी आई। ये कहानी है कविता की, जो एक छोटे से गांव में अपनी माँ लता और पिता दिनकर के साथ रहती थी। दिनकर एक छोटे किसान थे, खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। न तो दिनकर ज्यादा पढ़े लिखे थे और न ही लता, लेकिन उनकी बेटी कविता को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। वो हर वक्त पढ़ाई करती रहती। ऐसे कुछ महीने बीत गए और फिर वार्षिक परीक्षाओं का वक्त आ गया। कविता जल्दी कर बेटी, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी वरना। मैं तो तैयार हो गई पापा, लेकिन बहुत घबराहट हो रही है। लो बताओ, अरे जो लड़की हर बार अपनी कक्षा में पहले नंबर पर आती है वो नतीजे से घबरा रही है, तो सोचो बाकियों का क्या हाल होगा। चिंता मत कर, देखना इस बार भी तू अव्वल ही आएगी। लता और दिनकर को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था और हुआ भी वही। उस बार भी कविता ने अपनी क्लास में टॉप किया, और फिर कई सालों बाद। अरे करमचली, पता नहीं किसके ख्यालों में खोई है। रोटी जलकर कोयला हो गई, लेकिन महारानी को तो सपने देखने से ही फुर्सत नहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या रोटी जला दी और क्या? अरे गैस क्या तेरे मायके से आती है? जब देखो तब बस नुकसान ही करती रहती है। हाँ माँ, कल कांच का ग्लास फोड़ दिया था भाभी ने, और आज देखो। आने दे करण को, तेरी शिकायत करूंगी। कविता की शादी हो चुकी थी। वो मायके में जितनी लाडली थी, ससुराल में उतनी ही परेशान। करण तो अपनी पत्नी कविता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी सास उमा और उसकी ननद दिया को कविता फूटी आंख नहीं सुहाती थी। करण की माँ की मौत के कई साल बाद उसके पिता ने उमा से शादी कर ली थी। दिया उमा की बेटी थी, पर जैसी माँ वैसी बेटी। उमा और दिया कविता को खूब परेशान करते। और फिर एक दिन, अरे बाप रे, इतना पाउडर कौन डालता है वॉशिंग मशीन में? माँ जी, वो अच्छे से सफाई नहीं होती कपड़ों की, और ये भी कह रहे थे कि शर्ट साफ नहीं धुली, तो बस इसीलिए। अब करण का नाम लेकर खुद को सही साबित करने की कोशिश मत कर, न काम की न काज की। हाँ, और हमारे सामान की कुछ पढ़ लिया होता भाभी, तो तुम्हें ये पता होता कि वॉशिंग मशीन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कविता को दिया की ये बात बहुत बुरी लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे उम्मीद थी कि दिया की बदतमीजी पर उमा उसे डांटेगी, लेकिन उमा तो दिया की बात पर ठहाके लगा रही थी। रोती हुई कविता अपने कमरे में आ गई और फिर से अपने बचपन की यादों में खो गई। पापा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलना बेटा, क्या बात है? हमारे गांव में तो 12वीं तक का ही स्कूल है। हाँ तो? पर पापा, मुझे आगे पढ़ना है। अरे पगली, क्या करेगी आगे पढ़कर? अरे 2-3 साल बाद तेरी शादी करवा देंगे, फिर जाकर अपना परिवार संभालना। हाँ कविता, तेरे पापा सही कह रहे हैं। और अपने खानदान में 12वीं तक पहुँचने वाली तू अकेली लड़की है, क्या करेगी इतना पढ़कर? अरे कविता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो सब्जी बनाने के लिए प्याज काटी थी ना, तो उससे आंसू आ गए। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा पता नहीं क्या ही बात हो गई। कविता नहीं चाहती थी कि उसका पति करण उसके लिए अपनी माँ और बहन से लड़ाई करे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन, माँ मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा है, मैं पिंकी के घर जा रही हूँ, वो मुझे समझा देगी। दिया, एक बार मुझे दिखाना तो, क्या पता मुझे आता हो। अरे भाभी रहने दो, ये गांव का स्कूल नहीं है जहाँ तुम बिना पढ़ाई के टॉप कर लेती थी। और नहीं तो क्या, इसे लगता है ये बड़ी मास्टरनी है। रोज रोज इसी तरह से दिया और उमा कभी उसके मायके का तो कभी उसकी पढ़ाई लिखाई का मजाक बनाते थे। और जब पानी सर से ऊपर हो गया तो एक दिन कविता ने करण से बात की। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना मतलब? मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। अरे पर अचानक ये ख्याल क्यों? अचानक नहीं जी, मैं तो शुरू से आगे पढ़ना चाहती थी, पर मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे शहर भेज सके, हॉस्टल का खर्चा उठा सके, इसीलिए मेरी पढ़ाई छूट गई तब। पर तुम करोगे क्या ग्रेजुएशन करके? कुछ सोचा है? जॉब करूंगी, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, और फिर जो पैसे मिलेंगे उससे घर चलाने में आपकी भी थोड़ी मदद कर सकूंगी। पर घर के सारे काम, फिर पढ़ाई, ये सब कैसे मैनेज करोगी कविता? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे भी घर का काम करने के बाद मेरे पास खाली बैठने के अलावा और कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो तुम कल ही चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे लिए एडमिशन फॉर्म ले आते हैं। करण की बात सुनकर कविता खुश हो गई। अगले दिन वो सुबह ही जल्दी से तैयार हो गई और फिर करण के साथ जाकर एक अच्छे कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया। लेकिन जैसे ये बात उसकी सास उमा को पता लगी, उसने घर में कलेश कर दिया। तेरे पास इतने फालतू पैसे हैं क्या करण? हैं? हम यहाँ अपनी इच्छाएं मार मार कर बैठे हैं और ये महारानी कॉलेज जाएंगी पैसा बर्बाद करने। माँ, दिया भी तो पढ़ रही है ना, वैसे ही कविता भी पढ़ लेगी। अब उसके गांव में कोई कॉलेज था ही नहीं, तो उसमें इसकी क्या गलती? और बाकी आपको क्या कमी है, मुझे बताइए। अरे रहने दे, मैं तेरी बीवी की तरह बेशरम नहीं हूँ। अरे बहुएं ससुराल आती हैं, अपना घर देखती हैं, पर नहीं, इन्हें तो झांसी की रानी बनना है, क्रांति लानी है समाज में। और मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि इस सब ड्रामे से क्या ही हो जाएगा।
उमा और दिया की बेतुकी बातों का न तो करण के पास कोई जवाब था और न ही कविता उसे कोई जवाब देती थी। अगले ही दिन से कविता की दिनचर्या बदल गई। वो सुबह जल्दी उठती, सबके लिए खाना बनाती और फिर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती। कॉलेज आकर उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे उसकी सारी खुशियाँ वापस मिल गई हो। वो दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और इस तरह पहले ग्रेजुएशन और फिर कुछ सालों के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसने टॉप किया। माँ दिया, ये लो मिठाई खाओ। क्या हुआ? किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? माँ कविता ने फिर से कॉलेज में टॉप किया है। हैं? अब चीटिंग करके तो कोई भी टॉप कर ले। दिया, कुछ सोच समझ कर बोला करो, समझी? उससे क्यों डांट रहा है? जाके अपनी पत्नी से पूछ के मेडल लेकर अब करेगी क्या? रसोई में टांगेगी जहाँ उसे देखने कोई नहीं आएगा। करण अपनी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन की बातों से बहुत दुखी हुआ। उधर कविता ने भी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन उसकी तो कुछ और ही तैयारी थी। पढ़ाई पूरी होते ही कविता ने एक जगह इंटरव्यू दिया और उसकी बेहतर स्किल्स के बूते उसे अच्छी सैलरी भी ऑफर हो गई। फिर उसी शाम, पता है माँ, कल हमारे स्कूल में कोई नया टीचर आ रहा है साइंस का। भगवान करे वो नया टीचर अच्छा हो, वरना तू साइंस में फिर से फेल हो जाएगी। अब तू बात करना ना उस नए टीचर से। मैं करण से बोलकर उसी टीचर से तेरी ट्यूशन लगवा दूंगी और फिर कोई तुझे फेल नहीं कर पाएगा। हाँ माँ, ऐसा ही करना। पिछली बार मेरी गलती नहीं थी, टीचर ही अच्छी नहीं थी, तभी तो मैं फेल हुई थी। हाँ, और पूरी क्लास में तू अकेली ही थी जो साइंस में फेल हुई थी। कितनी बार कहा अपनी भाभी से पढ़ लिया कर, पर नहीं, तुझे तो किसी की सुननी नहीं है ना। अरे रहने दो भैया, मुझे नहीं पढ़ना उनसे। आप बस नए टीचर से मेरी ट्यूशन लगवा देना। अगले दिन सुबह ही कविता ने अच्छी सी साड़ी पहनी, वो बढ़िया से तैयार हुई। जॉब का पहला दिन है, ऑल द बेस्ट। आपके बिना ये सब नहीं हो पाता। यू आर द बेस्ट हस्बैंड। अब जाओ वरना लेट हो जाओगी। खाना वाना तो बना दिया ना सबका? हाँ माँ जी, सब काम हो गया है। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि पूरी मेहनत से अपना काम कर सकूं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर कविता के पीछे पीछे दिया भी स्कूल के लिए निकल गई और कुछ घंटों के बाद दिया की क्लास में। हे भगवान बचा ले, आज भी साइंस का काम पूरा नहीं हुआ है। भगवान ऐसा करो कि वो नए वाले साइंस टीचर को एक हफ्ते बाद भेज देना, तब तक मैं सारा काम पूरा कर लूंगी, प्रॉमिस। क्लास में हल्का शोर था, तभी क्लास में स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस डिसूजा आई। क्वाइट बच्चों, मेरे आपकी नई साइंस टीचर मिसेस कविता से। आज से यही आपकी क्लास टीचर है और यही आपकी साइंस टीचर। गॉट इट? प्रिंसिपल की बात सुनकर और सामने का नजारा देखकर दिया कि मुंह से एकदम निकला, तुम? ये क्या बदतमीजी है दिया? शी इज योर क्लास टीचर। कविता मैम प्लीज गिव एक्स्ट्रा अटेंशन ऑन दिस गर्ल, ये साइंस में बहुत वीक है। डोंट वरी मैम, आप भरोसा रखिए, इस बार मेरी क्लास में कोई भी साइंस में फेल नहीं होगा और दिया की एक्स्ट्रा क्लासेस तो मैं पर्सनली लेने वाली हूँ। ये कहानी है गांव के एक पुराने से मकान की। उस मकान में दो परिवार रहते थे। ऊपर वाली मंजिल पर अमीर जेठानी रमा और नीचे की मंजिल पर उसकी गरीब देवरानी सुनीता। रमा का परिवार बेहद अमीर था और शहर से आए हुए हर ऐशो आराम में डूबा रहता था। वहीं सुनीता का परिवार सादगी में जीता था, पर उनके पास दिल की दौलत बहुत थी। रमा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो? अरे एक बार खोल कर तो देखो। रमा ने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत महंगी साड़ी थी, उसमें हीरे जड़े हुए थे। अरे वाह, इसमें तो हीरे जड़े हुए हैं। ये साड़ी आप कहाँ से लेकर आए हैं? ये मैंने अपने एक दोस्त से लंदन से मंगवाई है। दोनों पैसों में चूर थे, वो किसी को कुछ नहीं समझते थे खुद के सिवा। वहीं उसी मकान के नीचे विनोद भी अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर आया। उसने पहले तो घर के बाहर अपनी साइकिल खड़ी की, फिर अंदर चला गया। ऊपर से विक्रम और उसकी घमंडी बीवी रमा देख रही थी। देख रहे हो अपने गरीब भाई को? साइकिल से चलता है लेकिन तुम्हारी देखा देखी ये भी अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लाता ही रहता है। अरे इसकी बीवी एक नंबर की लुटेरन है, विनोद को लूटती रहती है। खैर, विनोद ने अपनी बीवी सुनीता को साड़ी दी। विनोद, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप फिजूल खर्च मत किया करो। आप खुद के लिए तो कुछ लेते नहीं हो, जब भी आपको पैसे मिलते हैं आप मेरे लिए कुछ न कुछ ले आते हो। सुनीता, लोग औरतों को ज्यादा देखते हैं, आदमियों को नहीं। अब जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बातें घुमाने तो कोई आपसे सीखे। ठीक है, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैंने सारा खाना पहले ही बना लिया है। तो इस तरह से उन लोगों की जिंदगी बीत रही थी। फिर एक दिन रमा के घर कुछ शहर के खास मेहमान आने वाले थे। उसके पति ने बड़े बड़े शहर के लोगों को अपने घर बुलाया था। रमा का घर महंगे फर्नीचर और सजावट से भरा पड़ा था। रमा, किसी चीज की भी कमी नहीं होनी चाहिए। सारे नौकरों को बोल दो कि अगर गलती से भी किसी भी चीज की कमी रह गई तो उनकी 2 महीने की पगार काट लूंगा। वो तो मैंने सारे नौकरों को पहले ही बोल दिया है। वैसे नौकरों ने काम बढ़िया किया है। हमारे मेहमान तो हमारा घर देखकर ही जल भुन जाएंगे, देख लेना। मैंने खर्चा भी तो खूब किया है, अपने नीचे वाले भिखमंगों के जैसे नहीं है हम लोग। वहीं नीचे सुनीता के घर में उसके गरीब रिश्तेदार पहुंच चुके थे। बच्चों की चहल पहल और छोटे छोटे उपहारों के साथ वे बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। अरे बच्चों देखो, तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अरे आइए आइए मामा जी, हम सब तब से ही आपकी राह देख रहे थे, बड़ी देर कर दी आने में। अरे क्या बताओ बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम चाहकर भी कहीं टाइम पर नहीं पहुंच पाते। बेटा मैंने कल रात ही ट्रेन पकड़ ली थी और रास्ते में एक हादसा हो गया और इसलिए ट्रेन रास्ते में ही 8 घंटे खड़ी रही, वरना मैं आज सुबह ही पहुंच गया होता। मामा देर हो गई तो कोई बात नहीं, कम से कम आप सही सलामत तो हैं। सुनीता, बातें तो होती रहेंगी, जल्दी से मामा जी और बच्चों के लिए खाना लगाओ। मामा जी कल रात से ट्रेन में बैठे, उन्हें भूख लगी होगी। मामा जी आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। सुनीता खाना लगाने लगी। वहीं उसी वक्त रमा के अमीर मेहमान अपनी बड़ी गाड़ी से उतरे और ऊपर वाले रमा के मकान में चले गए।
वो जब ऊपर मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने ऊपर बालकनी से सुनीता के घर की तरफ देखा। वहां पर विनोद, सुनीता और उसके बच्चे हंसी खुशी मना रहे थे। तभी रमा के मेहमानों ने कहा, अरे ये कौन लोग हैं भाई जो यहाँ गरीबों की तरह रह रहे हैं? इनके कपड़े और घर की हालत देखिए। रमा, तुम्हें इन लोगों के साथ यहाँ रहना पड़ता है। हाँ सही कहा, इन लोगों की वजह से तुम्हारे घर की शोभा बिगड़ रही है। इन भिखारियों के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना उनकी जैसी मानसिकता तुम लोगों की हो जाएगी। वो लोग भी जोर जोर से बातें कर रहे थे, इसलिए सुनीता के रिश्तेदारों ने उनकी ये बातें सुन ली। खैर, ये सब सुनकर रमा ने भी अपने मेहमानों का साथ दिया और कहा, हाँ क्या करें, हमारे यहाँ ये लोग मजबूरी है, हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमसे बहुत दूर है। ये सब बातें सुनीता और उसका पति विनोद भी सुन लेता है। ये सब सुनकर सुनीता का दिल टूट जाता है, लेकिन वो चुपचाप सहन करती है। उसके गरीब रिश्तेदार उसे समझाते हैं, सुनीता मत सोचो इन बातों को, बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। हमें हमारी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, एक दिन भगवान जरूर न्याय करेंगे। आप ठीक कहते हो, हम गरीब हैं लेकिन हमारे पास आत्मसम्मान है, हमें इस पर गर्व है। ये हुई ना बात, मैंने बहुत से अमीर देखे हैं पर इन लोगों जैसा कभी नहीं देखा। लगता है ये सब के सब या तो अपनी बाप की कमाई खा रहे हैं या फिर अभी नए नए अमीर बने हैं। शायद आप सही कह रहे हो मामा जी, हम इनकी बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। खैर, इस तरह सुनीता और उसका परिवार गरीबी में भी संघर्ष करना नहीं छोड़ता। हर सुबह सुनीता और उसका पति मेहनत करते हैं, दिन रात काम करके वे अपने बच्चों का पेट पालते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं। वहीं दूसरी ओर रमा का परिवार ऐशो आराम में समय बिताता रहता है और दूसरों का मजाक उड़ाने में लगा रहता है। विनोद, सुनीता, मैं तुम लोगों के यहाँ एक दिन का मेहमान बनकर आया था, पर मुझे यहाँ रुके हुए तो कई महीने बीत गए। आजकल ऐसे भांजे मिलते ही कहाँ हैं। अगर मेरे ऊपर इतनी बड़ी समस्या ना आती तो मैं यहाँ इतने दिन रुककर तुम लोगों पर कभी बोझ ना बनता। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं मामा? मामा, इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं था, कम से कम आपके यहाँ रहने से बुजुर्गों का साया तो हमारे सर पर है। वहीं दूसरी तरफ अमीर रमा और विक्रम के घर पर उसके अमीर मेहमान उस दिन से उनके घर में ही रुके हुए थे। उन्होंने धोखे से विक्रम की कंपनी को बर्बाद कर डाला और उन्हीं से पैसे लेकर अपनी नई कंपनी खोल ली। रमा के पति को बिजनेस में भारी नुकसान हो गया, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। ये जो लोग नए नए अमीर बनते हैं ना, इन्हें बिल्कुल अकल नहीं होती। अपनी अमीरी का दिखावा करने के चक्कर में अपना सारा कीमती सामान, कितना बैंक बैलेंस है, सब कुछ बता दिया। अब ये लोग भुगतेंगे और हम चलाएंगे अपनी कंपनी। बिल्कुल सही कहा, अब चुपचाप यहां से निकल लेते हैं। बेचारे ऊपर वाले नीचे रहने वाले हर गरीब का मजाक उड़ाया करते थे, अब दुनिया इनकी गरीबी का मजाक उठाएगी। चलो। वो दोनों रिश्तेदार चुपचाप विक्रम को बर्बाद करके वहां से चले गए। वहीं अब रमा का परिवार कर्ज में डूब चुका था। उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम के सामान भी बेच दिए, लेकिन फिर भी उनका कर्ज चुकता नहीं हो पाया। मजबूर होकर रमा और उसका परिवार नीचे वाली मंजिल पर रहने चले आए। छोटे भाई विनोद, हमने तुम लोगों की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। मामा जी आपको भी खूब भला बुरा कहा, हो सके तो हमें माफ कर देना। आज हम जब खुद गरीब हो गए तब हमें एक गरीब के दर्द का एहसास हुआ। सुनीता, हमारा घर तक बिक गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे अंदर पैसों का घमंड आ गया था और शायद हमें उसी की सजा मिली है। अगर आप लोग हमारे गरीब खाने में रह सके तो आइए। हमारा घर भले ही छोटा है पर हमारा दिल बहुत बड़ा है। हाँ भैया, जो हुआ उसे जाने दीजिए, अब हम सब इसी घर में एक साथ रहेंगे। तो इस तरह चारों लोग एक साथ नीचे वाले गरीब के घर में रहने लगे। दूसरी ओर सुनीता का परिवार अब अपनी मेहनत से धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा था। उनका छोटा सा काम अब एक बड़ी दुकान में बदल गया था। सुनीता और उसके पति की मेहनत रंग लाई थी। अब उनके पास खुद का अच्छा खासा घर था और वे गांव में इज्जत से जी रहे थे। मामा जी, अगर आपने हमारी पैसों से मदद ना की होती तो आज हम इस मुकाम पर ना होते। बेटा, ये सब तुम्हारी और सुनीता की लगन और मेहनत का नतीजा है। इधर अब रमा समझ चुकी थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी देवरानी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। एक दिन वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सुनीता के पास गई और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली, सुनीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे मेहमानों का बहुत अपमान किया। उस समय मुझे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था, पर अब समझ में आया कि असली दौलत आत्मसम्मान और मेहनत होती है। रमा दीदी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हालात कभी भी बदल सकते हैं। मेहनत और इज्जत से जीना ही असली दौलत है। हम सभी एक ही परिवार हैं। रमा का परिवार अब गरीब हो चुका था और वही लोग जिनका वे कभी मजाक उड़ाते थे अब उनकी मदद के लिए आगे आए। गांव वालों ने भी रमा का मजाक उड़ाया, लेकिन सुनीता और उसके पति ने रमा के परिवार को सहारा दिया। रमा के अमीर मेहमानों ने उन्हें ही चूना लगा दिया। वहीं गरीब सुनीता के मेहमान ने उनकी मदद की और साथ